सर्किट्स, अल्टरनेटिव करंट के सर्किट। चूंकि अल्टरनेटिव करंट का ईएमएफ कंटिन्यूअस चेंज होता है तो सर्किट का बिहेवियर डिफरेंट होता है। ये सर्किट का बिहेवियर इस पे डिपेंड करता है कि इसमें कौन से एलिमेंट लगे हैं। रेसिस्टेंस लगा है, इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है, 2 लगे हैं, 3 लगे हैं, उसके अनुसार इसका बिहेवियर चेंज होता है। उसके बिहेवियर को स्टडी करने के लिए हमारा मेथड रहेगा, पहले इंडिविजुअल एलिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक को स्टडी करेंगे, फिर कॉम्बिनेशन को स्टडी करेंगे। ओके, तो ये पहले हम लेते हैं, रेसिस्टेंस सिर्फ लगा होगा तो किस तरह से एसी सर्किट बिहेव। एक एसी सोर्स और इसके साथ हमने एक रेसिस्टर लगाया, ये एक प्रिलिमिनरी सर्किट है जिसमें रेसिस्टेंस लगा हुआ है। अब इसमें हमको क्या क्या स्टडी करना है, तो हमको इसमें 6-7 चीजें स्टडी करनी है जो कि हम हर सर्किट में करेंगे। पहली चीज डायग्राम, दिस इज द सिंपल डायग्राम। दूसरा, इसको जो हम यहाँ पर ईएमएफ अप्लाई कर गए, दैट ईएमएफ इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें E का फेस when the time is t, what is the phase of EMF? ओमेगा टी। ओके, इसमें करंट कितनी फ्लो होगी उसका एक इक्वेशन हमें चाहिए, और करंट का इक्वेशन बनाने के लिए हमने किया डिवाइड बाय आर। रेसिस्टेंस दोनों तरफ हमने डिवाइड किया, सो दिस इज E अपॉन आर इज इक्वल टू E नॉट अपॉन आर sin omega t. E upon R is current instantaneous, E naught upon R is current maximum, maximum current को हम I naught लिख रहे हैं, and this will be sin omega t. This is the equation of current. Okay. Now if this is the equation of current and this is the equation of EMF, दोनों के फेज को हम कंपेयर करते हैं। When time is t, phase of E omega t, phase of I omega t। दोनों का फेस कितना है? ओमेगा टी। अगर दोनों का फेस ओमेगा टी है तो दोनों सेम फेस में है। E and I are in the same phase. What is the opposition to current? Opposition to current हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है, V is proportionate to I and V upon I is a constant and that constant is opposition to current। उसका नाम हमने क्या रखा था? रेसिस्टेंस। तो यहाँ पर वही चीज है, opposition to current E नॉट अपॉन I नॉट, और इस यहाँ पर उसकी वैल्यू क्या है? R। दिस इज opposition to current इस पर्टिकुलर केस में। ओके, ये जो E नॉट अपॉन I नॉट अपोजिशन है R, इसके एक्सप्रेशन में ओमेगा फ्रीक्वेंसी नहीं आती है। दैट मीन्स इट इज नॉट अफेक्टेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द AC। उसके बाद देखिए वेव डायग्राम। वेव डायग्राम, टाइम एक्सिस में यहां पर हम लेते हैं EMF और I दोनों को एक ही एक्सिस पर लेते हैं, तो EMF का जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी दिस साइनोसाइडल 1 साइकिल टाइम t। उस समय I कैसे चेंज होगी? तो आंसर है I का ग्राफ बनेगा इस तरह से,
ये ग्राफ है आई का और ये ग्राफ है ई का। क्या स्पेशलिटी है इसमें? सीधा स्पेशलिटी, यहां पर दोनों का फेज 0 है और यहां पर ई का फेज π/2 है, तो आई का फेज भी π/2 है। सिमिलरली हर जगह हमको सेम फेज मिलता है, वेदर इट इज ई और आई, दोनों के फेज एक साथ चलते हैं। तो इसमें क्या होता है, याद रखिए, प्योर रेसिस्टर सर्किट में द फेसेस आर ऑलवेज सेम। जो ई का फेस है वही आई का फेस होगा। आई का फेस ना आगे होगा ना पीछे होगा। दोनों एक साथ पीक पर पहुंचेंगे, दोनों एक साथ 0, दोनों एक साथ पीक पर, दोनों एक साथ 0, दोनों एक साथ इकट्ठे होंगे। कौन? ई और आई। ओके, ये इसका वेव डायग्राम है। उसके बाद हम लेते हैं इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, ये हमने 2 डायमीटर बनाए। एट एनी टाइम ये फेज है E0 का फेज ओमेगा टी, ये इसका फेज है एट टाइम t। उस समय इंस्टेंटेनियस E की वैल्यू कितनी होगी? तो ये इंस्टेंटेनियस E की वैल्यू है दिस E। आई सेम फेस में आई भी घूम रहा है, इसलिए आई का फेस भी यही होगा ओमेगा टी दिस। और इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई, ये आई नॉट है, ये आई, ये ऐसा घूमेगा, फुल हो जाएगा। जब ई नॉट फुल होगा तो आई नॉट भी फुल होगा मैक्सिमम, और दोनों एक साथ रोटेट करते हैं। दिस इज फेजर डायग्राम ऑफ रेसिस्टिव सर्किट। ठीक है, कई बार हमसे ये पूछा जाता है व्हाई दिस इज स्मॉलर देन ई। दोनों में हमने आई को छोटा रखा है और उसका आंसर यहां पर है। आई किसके बराबर होता है? ई नॉट को जब हम कट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तब क्या मिलता है? आई नॉट। तो जब डिवाइड करेंगे तो जो क्वांटिटी मिलेगी वो छोटी होगी, इसलिए ये माना जाता है करंट इज ऑलवेज स्मॉलर देन ईएमएफ। इसलिए इंडिकेशन में हम इसको ऐसे रखते। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट। अब इसमें जो हमने चीजें स्टडी की हैं, देखिए, नंबर 1 डायग्राम, नंबर 2 EMF applied, number 3 current produced, number 4 phase condition whether they are same और आगे पीछे हो गए हैं वो, number 5 opposition to current whether it is affected or not affected by frequency, number 6 wave diagram and number 7 phasor diagram। इतनी चीजें हमको इसमें हमने स्टडी की हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स वी विल स्टडी इन अदर एलिमेंट्स ऑल्सो। सो नेक्स्ट एलिमेंट नाउ वी टेक इज AC circuit with a pure inductor। ये सर्किट डायग्राम, यहाँ पर हम EMF अप्लाई करेंगे और वो EMF कितना होगा? When the time is t, at what phase is E0? Omega t. Okay. Now we have to find out equation for the current. Equation for the current के लिए देखिए, हमको डेरिवेशन करना है। हमें चाहिए I is what, तो इसके लिए मैं यहां पर अलग से कैलकुलेशन करता हूं। इक्वेशन फॉर
करंट। इसमें एट एनी टाइम व्हेन द करंट फ्लोज देयर इज ए अपोजिट ईएमएफ इन इट। ये उसको अपोज करता है। अच्छा, जब ये उसको अपोज करता है, अपोजिंग ईएमएफ ये किसके बराबर होता है? दिस इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। This is whenever there is a change of current, then EMF produced is this. Change is DI in current. Okay. जब ये E कॉइल में बनता है तो ये किसके इक्वल एंड अपोजिट होता है? आंसर, दिस इज इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड ईएमएफ। थोड़ा इस सीक्वेंस को समझिए। हमने इधर से ईएमएफ अप्लाई किया, उसके कारण करंट फ्लो हुई। नंबर 2, उस करंट के कारण इसमें एक अपोजिट ईएमएफ बना। वो अपोजिट ईएमएफ किसके बराबर होता है? अप्लाइड ईएमएफ के बराबर। जैसे ही हम इधर से सप्लाई करते हैं, ये सामने से उसको रोकता है इनिशियली। दोनों कैसे होते हैं? इक्वल बट अपोजिट टू ईच अदर। अब इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये उसका फॉर्मूला है। तो जो ईएमएफ हमने यहां से अप्लाई किया वो क्या होगा? दैट विल बी अपोजिट टू दिस, इक्वल एंड अपोजिट टू दिस। देयरफॉर EMF applied E, which is equal to minus of EMF induced. Applied कहाँ होता है? नीचे। Induced कहाँ होता है? कॉइल के दोनों टर्मिनल में। Therefore E is equal to minus E। इसको हमने माइनस किया तो ये माइनस माइनस को क्या कर देगा? प्लस। सो दिस विल बी एल डी आई बाई डी टी। ये आ गया। ये कौन सा हो गया? ई अप्लाइड। ओके, नाउ ओके, सो वी कैन राइट इट दिस वे, डी आई इज इक्वल टू ई अपॉन एल इंटू डी टी। डी टी फिर से देखिए, डी आई इज इक्वल टू ई अपॉन एल डी टी। ये जो ई है, ये ई यहां मिलाइए। दिस ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। दिस इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। सो डी आई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी अपॉन एल। Now this E naught is a peak value, that is a constant. L is a inductance, that is also a constant. तो di is equal to this. अब हमको I का इक्वेशन चाहिए तो हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो ये हो गया I is equal to E naught upon L साइन ओमेगा टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ? कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, और ये सामने माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इस ओमेगा, ये ओमेगा भी एक यूनिफॉर्म वैल्यू है, कांस्टेंट है, जिससे वो घूम रहा है। और ओमेगा और एल को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ ले आए, और जो कॉस ओमेगा टी है उसको हमने लिखा, कॉस को साइन में कन्वर्ट किया, साइन 90 माइनस ओमेगा टी। सामने माइनस साइन अभी भी है। उसके बाद हमने एक आइडेंटिटी यूज की, दैट इज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो जिस साइन थीटा के सामने माइनस हो उसको हम यहां प्लस बना सकते। माइनस को प्लस, एंगल क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो ये माइनस को हमने यहां बना दिया प्लस, और एंगल को क्या कर दिया? माइनस से मल्टीप्लाई किया। सो दिस हैज बिकम ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, राइट? ये सो आई इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अच्छा,
अब ये I का इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन I का है, इसमें I की वैल्यू कंटिन्यूअस चेंज होती है बिकॉज देयर इज ए साइन एंड देयर इज ए वेरिएबल t। दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। तो ये मैक्सिमम कब होगी? दिस वैल्यू ऑफ I विल बी मैक्सिमम I naught when sin omega t minus pi by 2 will be equal to 1। जब ये 1 होगा तो इसकी वैल्यू I naught हो जाएगी। उस समय वैल्यू इसकी कितनी बचेगी? I is equal to E naught upon L ओमेगा। अब ये I की वैल्यू क्या बन चुकी है? I naught। सो दिस इज I naught। सो I naught is equal to E naught upon L ओमेगा। ये हमको E naught upon L ओमेगा की वैल्यू मिली I naught। ये वाला जो हमारा इक्वेशन था, putting it in equation 1, यहां पर E naught upon L ओमेगा की जगह हमने क्या रख दिया? I naught। तो ये इक्वेशन क्या बना? I is equal to I naught sin ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। ये I का इक्वेशन बना जिसमें I naught क्या है? मैक्सिमम। I will be मैक्सिमम। ये I की मैक्सिमम वैल्यू I naught है, ये उसके इंस्टेंटेनियस वैल्यू I है जब टाइम t होता है, तो इसके अनुसार ये वैल्यू बदलती है। दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ I। तो यहां पर हमने लिख लिया I इज इक्वल टू I naught साइन ओमेगा t माइनस पाई बाई 2। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि t टाइम में E का फेस कितना है? ओमेगा t, लेकिन उस टाइम में I का जो फेस है वो उससे पीछे है। फेस क्या होता है? एंगुलर सिचुएशन। अगर इसकी एंगुलर सिचुएशन ओमेगा t है तो I की एंगुलर सिचुएशन उससे पाई बाई 2 पीछे रहेगी। दे आर नॉट इन फेस। फेस में रहने से दोनों बराबर होते। देयरफॉर I lag E by पाई बाई 2 फेस। इसी को हम क्या कहते हैं? E leads I by पाई बाई 2 फेस। एक ही मतलब है इन दोनों स्टेटमेंट का। दे आर वन एंड द सेम थिंग। यानी पीछे कौन आएगा? I, और पहले कौन जाएगा? जब E ओमेगा t एंगल बना रहा होगा उस समय I कहां पर होगी? उससे 90 डिग्री पीछे। जो मैंने आपको ड्राइवर और गार्ड का बताया था, E इधर जाता है तो I उससे 90 डिग्री पीछे। ऐसा चलता है। ओके, इसका डायग्राम अभी बनाकर देखेंगे हम। ये आ गया। अब इसमें अगली चीज देखिए। दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4। अब हमने स्टडी करना है व्हाट इज अपोजिशन टू द करंट। अपोजिशन टू करंट कितना होता है? तो अपोजिशन टू करंट देखने के लिए हमारे पास तरीका क्या है? E अपॉन I ऑलवेज गिव्स द अपोजिशन टू करंट। याद रखिए, अपोजिशन टू करंट किससे निकाला जाएगा? हमेशा E अपॉन I। ठीक है, बिकॉज वी नो दैट E इज प्रोपोर्शनेट टू I, और E अपॉन I हमेशा अपोजिशन देगा, जैसा ओम्स लॉ में हमने देखा।
सिमिलरली अपोजिशन टू करंट ई नॉट अपॉन आई नॉट। अब कहीं से ढूंढ के लाइए ई नॉट अपॉन आई नॉट किसके बराबर होता है, तो हमको यहां से मिलेगा, ठीक है। यस, ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू एल ओमेगा। ये होता है अपोजिशन टू द करंट, और ये जो अपोजिशन टू द करंट है इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसा होता है। ई नॉट अपॉन आई नॉट इज इक्वल टू एल ओमेगा, दिस इज अपोजिशन टू करंट। इसका हमने एक नाम रखा और एक सिंबल बनाया बिकॉज इट इज वेरी यूजफुल। तो इसका हमने सिंबल बनाया एक्स एल, एक्स इज, और इसका नाम है रिएक्टेंस। दिस इज नोन एज, ये रिएक्टेंस इंडक्टेंस के कारण है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस होता क्या है, अपोजिशन टू करंट ड्यू टू इंडक्टर। इंडक्टिव रिएक्टेंस ड्यू टू इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब थोड़ा सा इस टर्म को समझिए, ये टर्म में दो चीजें हैं, एल, व्हाट इज एल, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस किस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और लेंथ, इस पर डिपेंड करता है इंडक्टेंस, और ये तीनों चीजें हार्डवेयर हैं। तो एक इंडक्टर जब हम लेते हैं तो उसके एल की वैल्यू चेंज नहीं होती, जब भी करंट फ्लो होगी द वैल्यू ऑफ एल डज नॉट चेंज, वैल्यू ऑफ एल डज नॉट चेंज, पर ये उस करंट को जितना अपोज करेगा, जो अपोज करेगा उसमें एक और चीज है, कौन सी, ओमेगा। ओमेगा इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी। मान लो हमने ऐसी एसी सप्लाई लगाई जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 है, तो अपोजिशन कितना हो गया, 0। ये 0 फ्रीक्वेंसी वाली सप्लाई कौन सी होती है, जो कि ऐसे पलटेगी नहीं, एक ही डायरेक्शन में चलती जाएगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 0। एक सेकेंड में कितनी बार चेंज होगी, 0 बार, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0। वो कौन सी सप्लाई होती है, डीसी, डायरेक्ट करंट। तो जब हम डायरेक्ट करंट लगाएंगे तो ओमेगा कितना हो जाएगा, 0, और उसका अपोजिशन भी क्या हो जाएगा, 0, नो अपोजिशन। इसका ये मतलब है कि डायरेक्ट करंट को अपोज नहीं करेगा। लेकिन अगर एक हाई फ्रीक्वेंसी वाली एसी लगा दें 50 फ्रीक्वेंसी की, तो 50L इसका अपोजिशन हो जाएगा। अगर हमने 1000 फ्रीक्वेंसी की एसी लगाई तो ये कितना हो जाएगा, 1000L, इतना ज्यादा अपोज करेगा नहीं। इसका ये मतलब है कि इंडक्टर वही का वही है, इंडक्टर वही है, लेकिन इसका अपोजिशन चेंज होता रहता है। किस पर डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का ईएमएफ आएगा, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी की करंट आएगी, उतना ये उसको अपोज करेगा। यानी ज्यादा फ्रीक्वेंसी भेजो तो ये भी रिएक्ट करके अपनी वैल्यू को बड़ा कर लेता है। तो ये रिएक्ट करता है, किसको देख के रिएक्ट करता है, फ्रीक्वेंसी को देख के रिएक्ट करता है। बड़ी फ्रीक्वेंसी तो रिएक्ट करके ये भी बड़ा हो जाता है, छोटी फ्रीक्वेंसी तो रिएक्ट करके छोटा हो जाता है। इसलिए इसका नाम हमने क्या रखा, रिएक्टेंस। रिएक्टेंस, रिएक्टेंस वर्ड का मीनिंग समझ में आया, बिकॉज दिस अपोजिशन रिएक्ट टू दी फ्रीक्वेंसी अप्लाइड, इसलिए रिएक्टेंस। और किसके कारण पैदा हो रहा है, इंडक्टर के कारण, इसलिए पूरा नाम क्या हुआ, इंडक्टिव रिएक्टेंस। समझ आ गया। बेसिकली ये है क्या, अपोजिशन टू करंट। जिस तरह से रेसिस्टिव सर्किट में अपोजिशन टू करंट कौन था, आर, इसमें अपोजिशन टू करंट कौन है, एक्सएल। फिर से देखिए, एल ओमेगा किसके बराबर था, और एल ओमेगा की जगह क्या आ गया, एक्सएल। ये तो ई नॉट किसके बराबर हुआ,
आई नॉट इंटू एक्सएल। आई किसके बराबर हुआ? ई नॉट अपॉन एक्सएल। ये हमको न्यूमेरिकल्स में अलग अलग जरूरत पड़ा करेंगे। ठीक है, जिस तरह से रेसिस्टेंस आर के फॉर्मूलाज होते हैं उसी तरह से ये भी होता है। तो करंट हमेशा किस पर डिपेंड करती है? ई नॉट अपॉन एक्सएल। और इसी का मतलब क्या होता है? ई नॉट अपॉन एल ओमेगा। तो आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी से इसमें चेंज आएगा। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। एक, डीसी करंट अगर हम फ्लो करेंगे तो क्या होता है? इफ करंट इज स्टेडी, ओमेगा इज इक्वल टू 0। करंट स्टेडी मीन्स उसकी फ्रीक्वेंसी कैसी है? नो फ्रीक्वेंसी, सो ओमेगा इज इक्वल टू 0। अगर ओमेगा 0 है तो देन एक्सएल इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक्सएल क्या होता है? एल ओमेगा। अगर एक्सएल 0 हो गया, अगर एक्सएल 0 हो गया तो अपोजिशन क्या हुआ? नो अपोजिशन। नो अपोजिशन, therefore DC allowed। ये and if current is AC, omega is not 0, omega has got a high value, then XL is large. If XL is large, then opposition is large. If opposition is large, then I is equal to E upon XL. Current blocked. अगर XL बहुत लार्ज हो गया तो करंट कैसी हो जाएगी? वेरी स्मॉल, नेग्लिजिबल, सो द करंट विल नॉट फ्लो। द करंट इज ब्लॉक्ड। कौन सी करंट ब्लॉक हुई है और कौन सी करंट पास हो रही है? स्टेडी, दैट इज डीसी। सो दिस वी रिमेंबर as a characteristic of inductance, that in case of high frequency AC it will block it. The blockage will be more and more when the frequency is high and high. But in case of steady or DC current, the frequency is 0. Because frequency is 0, then opposition is also 0 and it will allow the current to pass. तो DC पास होती है, AC ब्लॉक होती है, ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है तो इसके अपोजिशन का क्या होगा? इफ फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, if frequency increase, then opposition increase. ये जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी इसका अपोजिशन इंक्रीज होता जाएगा। यहाँ तक की चीजें हमने पढ़ ली, पता नहीं कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। ठीक, नाउ वी कम टू नंबर 6, वेव डायग्राम। ये E है और I इससे π/2 पीछे लीजिए। π/2 का टाइम कितना होता है? T/4। तो इससे T/4 पीछे। अगर इसका पीक यहाँ पर है तो I का पीक इससे बाद में बनेगा। सुनिए फिर से, पहले किसका पीक बनेगा? E का कि I का? I पीछे है हम बोल रहे हैं, तो पहले E का बनेगा और उसके पीछे उसके बाद I का बनेगा।
तो यहां पर किसका पीक बना है? ई का। T/4 टाइम बीत गया तो I का पीक बना। जब ये पीक होता है तो I बननी शुरू होती है एंड इट गोज लाइक दिस। ये 3 पॉइंट आप लेंगे, इसके नीचे 0, इसके 0 के नीचे ये, फिर जब ये पीक आएगा यहां पर इसका 0, और जब इसका 0 आएगा तो यहां पर पीक, एंड दिस डायग्राम विल बी लाइक दिस। दिस इज द करेक्ट डायग्राम। ये गैप T/4 होना चाहिए। तो देखिए इसमें इधर से चलना शुरू करिए टाइम से। पहले किसका पीक आया? ई का। फिर किसका आया? आई का। इसका मतलब आगे कौन पीछे कौन? ई आगे है और आई उसके बाद में आया, तो आई उसके पीछे। तो ये रहा आई और ये है ई। ये दोनों के ग्राफ बने। ये वैल्यू E0 है और ये वैल्यू I0 है, और ये दोनों ग्राफ इस तरह से चलते हैं। एट एनी टाइम किसी भी जगह पर आप ऐसे लाइन खींचेंगे तो आपको E और I दोनों की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, जैसे इस टाइम पर क्या वैल्यू है तो हमने ये लाइन खींची, तो ये E की वैल्यू है और ये I की वैल्यू है। अगले 1 सेकंड में I की वैल्यू कम हो रही है, अगले 1 सेकंड में E की वैल्यू बढ़ रही है निगेटिव साइड में। इस तरह से आप इसको स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो दिस इज फेज डिफरेंस ऑफ, यहां पर देखिए इसका फेज कितना पहुंच गया है? π/2। इसका फेज अभी कितना है? 0। कितना डिफरेंस है? π/2। E का फॉर्मूला क्या है और I का फॉर्मूला क्या है? ये यहां पर ओमेगा टी की वैल्यू π/2 है, तो π/2 माइनस π/2 0। यहां पर E का फेज कितना है? देखिए ये 0 π/2 और यहाँ E का फेज कितना आ गया? पाई। यहाँ पर और यहाँ पर ये I का फेज है, I का फेज यहाँ पर 0, यहाँ पर π/2 1π 3/2π एंड दिस इज 2π। कहीं पर भी आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पर ये E का फेज कितना? 2π। I का फेज कम है, पीछे है। कितना पीछे है? π/2। π/2 पीछे है। यहां पर देखिए ये पाई है, ये 3/2π, ये ज्यादा वैल्यू है। ये कौन है? E। तो E का ये फेस है, I का ये फेस है, I इज बिहाइंड इट बाय π/2। अब ये ग्राफ समझ में आया कि कैसे बना है? किसी भी पॉइंट पर आप देखिए ये आपको डिफरेंस π/2 दिखाएगा, राइट? ये वेव डायग्राम है इसका। अब फेजर डायग्राम देखिए। ये E0 और ये इसका फेस है ओमेगा टी। ये E की इंस्टेंटेनियस वैल्यू उस समय, ये I0 रहेगा और I0 इससे कितना पीछे है? ये π/2। तो E का फेस कितना है? ओमेगा टी। I का फेस कितना है? ओमेगा टी माइनस π/2। ये आ गया। इंस्टेंटेनियस I की वैल्यू ये रही, इंस्टेंटेनियस I की वैल्यू I। ये है फेजर डायग्राम इन केस ऑफ इंडक्टर। ठीक है,
प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टर है और उसमें कुछ लगा हुआ नहीं है। अब इसमें बताइए अगले एक इंस्टेंट में E की वैल्यू और I की वैल्यू में क्या चेंज होने वाले हैं, कौन बढ़ेगा कौन कम होगा, दोनों बढ़ेंगे या दोनों कम होंगे। ये वाले जो वेक्टर होते हैं या इंडिकेटर होते हैं, ये इंडिकेटर ऐसे घूम रहे हैं, फेजर। अगले एक सेकंड में ये यहां जाएगा तो E की वैल्यू क्या हो रही है, यस, अभी E की वैल्यू इतनी है। अगले एक सेकंड में जब ये यहां चला जाएगा तो E की वैल्यू इतनी हो जाएगी। तो अभी इस फेस में, इस इंस्टेंट में E की वैल्यू इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग। I की वैल्यू, I है कहां पे, तो आंसर है ये रहा I। जब ये घूमता हुआ ये यहां चला जाएगा ऐसे, तो I की वैल्यू का क्या होगा, डिक्रीजिंग। सो I इज डिक्रीजिंग। इस इंस्टेंट पे if somebody asks you at this particular instant what is happening to E and what is happening to I, what will be our answer? E is increasing, I is decreasing। समझ में आया? तो ये आपको याद आना चाहिए, ये इसका मीनिंग है और ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। What will happen in the next instant? ओके, तो ये इसका फेजर डायग्राम हो गया। अब इसमें आप ये भी मुझे बता सकते हैं, ये अगर E नॉट है तो मुझे I नॉट कहां बनाना चाहिए, इससे 90 डिग्री पीछे, ये यहां से 90 डिग्री, ये क्या बना, I नॉट। समझ में आया? क्यों? क्योंकि दोनों में फेज डिफरेंस कितना होता है, π/2 90। दूसरी चीज, इंस्टंटेनियस E की वैल्यू और इंस्टंटेनियस I की वैल्यू, उस टाइम में E और I की वैल्यू कितनी है, ये कैसे निकालेंगे? तो आंसर है यहां से प्रोजेक्शन करिए, यहां से प्रोजेक्शन करिए। ये वैल्यू किसकी है, E की, और ये वैल्यू किसकी है, I की। ये दोनों प्रोजेक्शन E और I की वैल्यू बताते हैं। इस समय कौन निगेटिव है कौन पॉजिटिव है, E निगेटिव और I पॉजिटिव, यानी E अभी भी इस डायरेक्शन में है, अगर इसको निगेटिव बोले, या पॉजिटिव बोलिए तो E इस डायरेक्शन में है और I इस डायरेक्शन में। अब ये मुझे बताइए कौन इंक्रीज हो रहा है और कौन डिक्रीज हो रहा है। अगले इंस्टेंट में ये हमेशा ऐसा घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, ये और नीचे जाएगा, वेरी गुड। E की वैल्यू निगेटिव साइड में इंक्रीज होगी, I की वैल्यू पॉजिटिव साइड में I की वैल्यू डिक्रीज होगी। सारी चीजें एक्सप्लेन हुई। इस तरह से फेजर डायग्राम हमको एक इंफॉर्मेशन नहीं देता, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है। E नॉट की वैल्यू कितनी है, I नॉट की वैल्यू कितनी है, उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे E की वैल्यू कितनी, I की वैल्यू कितनी, कौन इंक्रीज हो रहा है कौन डिक्रीज हो रहा है, कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है। ऑल दिस इंफॉर्मेशन आर गिवन बाय दिस डायग्राम। समझ में आया? और अगर इस इंडक्टर के लिए डायग्राम है तो I हमेशा E के पीछे होगा। कितना पीछे होगा, 90 डिग्री, π/2। समझ में आया? सो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टर। फिर से इंडक्टर क्या करता है, आंसर है इंडक्टर AC को अपोज करता है। उसका अपोजिशन कितना होता है, आंसर है उसका अपोजिशन होता है L ओमेगा। किसको ब्लॉक करता है, AC को ब्लॉक करता है, किसको अलाउ करता है, DC को अलाउ करता है और AC को ब्लॉक करता है। ठीक है? क्या ये करंट को डिक्रीज कर सकता है,
आंसर है यस, करंट को डिक्रीज कर सकता है। क्यों? क्योंकि करंट का फॉर्मूला क्या है? E अपॉन एक्सएल, इसलिए ये हमेशा करंट को डिक्रीज कर सकता है। एक्सएल शुड हैव सर्टेन वैल्यू, और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है? एल ओमेगा। तो अगर ये AC है देन इट विल ऑलवेज डिक्रीज इट, डिक्रीज करेगा, कंट्रोल करेगा, और उसकी इसी प्रॉपर्टी के कारण हम इसको चोक में यूज करते हैं ट्यूबलाइट्स में, कि ये करंट को डिक्रीज करता है। सो इट विल कंट्रोल द करंट। ठीक? सो दिस इज ऑल अबाउट इंडक्टिव सर्किट।